महक विजय को लेकर मंदिर जाती है। फिर पंडित जी विजय के घर जाते हैं, सबको उसकी संगीन हालत के बारे में बताने के लिए। अब आगे। विभा जल्दी चलो, विजय को किसी ने जख्मी कर दिया है। मैंने उसे एक लड़की और अपने गांव वालों के साथ दवाखाने भेज दिया है। विभा खौफजदा हो जाती है और पागल सी होकर नंगे पांव ही अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है। अस्पताल में डॉक्टर साहब, ये शिफायाब तो हो जाएंगे ना? उनका इलाज कर दिया है हमने, वो अब खतरे से बाहर हैं। कुछ ही लम्हों में उन्हें होश भी आ जाएगा। तभी विभा वहां पहुंच जाती है रोते हुए। कहाँ है मेरा लाल? क्या हुआ उसको? वो ठीक तो है ना? आंटी जी, वो ठीक है। तभी वहां नर्स आती है। विजय को होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं। विभा और महक कमरे में जाती हैं। क्या हुआ बेटे? ये सब कैसे हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? मालूम नहीं माँ, कुछ अनजान लड़के थे, बोल रहे थे कि ऐसा करने के लिए किसी अपने ने ही उन्हें पैसे दिए हैं। आज मैं जिंदा नहीं होता माँ, अगर वहां वो नहीं आया होता। वो कौन? एक बड़ा सा नाग, उसने ही मुझे बचाया। पर माँ, मैं यहाँ कैसे आया? वो बेटा तुझे यहाँ? अरे महक, विजय की बातों में तो मैं तुम्हें भूल ही गई थी। विजय, तुम्हें महक लाई यहाँ। लेकिन तुमको मैं मिला कहाँ? वो सुबह मैं अपना कलश मंदिर में भूल गई थी, तो मैं उसे लेने गई थी। तभी मुझे रास्ते में तुम जख्मी हालत में मिले। अच्छा, तभी तुम सुबह से कलश की वजह कर परेशान थी। ए नागराज, ए भोलेनाथ, मेरे बेटे की हिफाजत करने के लिए आपका शुक्रिया। पता नहीं माँ, वो नाग कहाँ से आया और अचानक वो कहाँ चला गया, मालूम ही नहीं पड़ा। विजय, तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचो, सब भोलेनाथ की फजीलत है। महक, विभा और विजय तीनों घर के लिए रवाना होते हैं। विजय सर पर पट्टी बांधे हुए लेटा हुआ है। कैसी जालिम दुनिया है, किसने मारा है हमारे फूल से बच्चे को? और विजय के करीब बैठ जाती है। महक, जरा मेरे और बाजी के लिए चाय बना लो और विजय के लिए जूस। जैसे ही महक बावर्ची खाने में जाती है। बाजी, जब से ये लड़की आई है हमारे घर में कुछ न कुछ नहस हो रहा है। विजय 2 बार मरते मरते बचा है। नहीं रेखा, वो ऐसी नहीं है, आज सिर्फ उसकी वजह से ही विजय सलामत है। विभा ये बोल देती है, लेकिन उसे कहीं न कहीं रेखा की बातों में सच्चाई लगती है। महक उन दोनों की बातों को अपनी नजरों से देख रही होती है। क्या हुआ विजय बेटा, ये इतने जख्म कैसे? न जाने हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो मेरे बेटे को इतना मारा किसी ने। कैसे? कहाँ? और मुझे किसी ने इत्तला क्यों नहीं दी? विभा की वालदा सारा वाकया सुनाती हैं। मुझे लगता है सारा फसाद जायदाद के लिए हो रहा है। मैं सारी जायदाद कल विजय के नाम कर दूंगा, तुम भी कल साथ चलना विभा। लेकिन चाची ये सब सुन लेती है और सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। गुस्से में वो अपने कमरे में जाकर बोलती है, पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? वो लोग अपनी सारी जायदाद कल विजय के नाम कर रहे हैं। अरे करेंगे तो तब जब वो दोनों वहाँ पहुँचेंगे। महक एक बार फिर से खौफजदा हो जाती है, क्योंकि उसके घर पर एक बार फिर से मुसीबत आने वाली है। अगली सुबह। विभा चलो जल्दी। लो बाजी, रास्ते में खा लेना। आंटी, आप दोनों आज कहीं मत जाइए, विजय जब पूरी तरह सेहतयाब हो जाएंगे तब चले जाना। अरे महक बेटा, हमारा जाना जरूरी है, बस कुछ घंटों की बात है, तब तक तुम और रेखा हो ना घर पे विजय का ख्याल रखने के लिए। बाजी जाइए आप, और महक, बड़ों के दरमियान नहीं बोलना चाहिए। विभा अपने खाविंद के साथ चली जाती है। महक, मुझे कुछ हो रहा है। अपने बिस्तर से उठते हुए बोला, लेकिन कमजोरी की वजह कर गिर गया। महक ने जैसे ही उठाने के लिए उसे छुआ, उससे कालगुरु को उनके मिलाप का एहसास हो जाता है, जिससे उसकी परस्तिश में खलल आ जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, इतनी जल्दी नागिन अपने नाग से नहीं मिल सकती। अगर ऐसा हुआ तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी, फिर उसे शिकस्त देना नामुमकिन हो जाएगा मेरे लिए, नामुमकिन। कालगुरु अपने सर से एक लट जमीन पर फेंकता है, जिससे एक हौलनाक नाग पैदा होता है। कालनाग, तुम्हें उसके नाग को कत्ल करना है, जिससे नागिन खुद ही बेख्तियार हो जाएगी। ऐसा सुनकर कालनाग चल देता है। कालनाग एक खूबसूरत फाख्ता बनकर विभा के घर पर बैठ जाता है। महक विजय के लिए दवाई तैयार कर रही होती है।
तभी उसे विजय पर आने वाली मुसीबत का एहसास होता है। तब तक फाख्ता उड़कर विजय के करीब आ जाता है। अचानक वहां एक बिल्ली आ जाती है और उस फाख्ता को उठाकर बाहर ले जाती है। बिल्ली फाख्ता को दूर फेंकते हुए कहती है, मेरे नागेश को मुझसे दूर करने वाले को मौत के करीब जाना होगा। फाख्ता नाग बनते हुए बोला, तुझे और तेरी नाग को कत्ल करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। महक तभी एक हौलनाक नागिन बन जाती है और अपनी जहरीली फूंकार काल नाग पर छोड़ती है। काल नाग अपनी आंखों से जहर के असर को कम कर देता है और एक फूंकार नरगिश की तरफ छोड़ता है, जिससे नरगिश दूर जाकर गिरती है। नरगिश वापस उठकर काल नाग के सामने आती है और 7 नागिन में बदल जाती है। काल नाग नागिन की इस सूरत को देखकर बोलता है, जितना मैंने सोचा था तो उससे ज्यादा ताकतवर निकली। तू मोहब्बत की ताकत को जानता ही नहीं है। तुझे आज तेरी तबाही मेरे पास लेकर आई है। ऐसा बोलकर 7 नागिन काल नाग पर जहरीली फूंकार करती है। काल नाग उसके इस वार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जख्मी हो जाता है। नागिन, मैं दोबारा आऊंगा तुझसे इंतकाम लेने। 7 नागिन एक सूरत में आ जाती है और काल नाग की तरफ आंखों से जादुई आग फेंकती है, जिससे काल नाग वापस काल गुरु के कदमों में जा गिरता है। नरगिश वापस महक बनकर पसीना पोंछती हुई विजय की दवाई फिर से तैयार करने लगती है। काल गुरु काल नाग को देखकर तैश में बोलता है, हाँ, तुमसे इंतकाम लेने मैं वापस आ रहा हूँ नागिन। कहानी जारी रहेगी।